इसमें बैटरी चेंज करनी है कि रेडी है? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। पीछे आवाज आ रही है? आ जाएगी। तुम चुप होगे तो अपने आप आएगी। हाँ आएगी, मेरी आवाज पे मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आप चिंता मत करो, आ जाएगी। और ऐसा लगेगा तो कल से मैं वो टांग के आ जाऊंगा। नहीं, क्योंकि आप लोगों की जैसे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें परमानेंट माइक है नहीं, इसलिए। ठीक है, तो कितने लोग हैं, कौन से बैचेस है जो आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मेरे से? कौन, कितने लोग ऐसे हाथ खड़ा करें एक बार? ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। बैच कौन सा आपका? 4th बैच। ठीक है, ओके। इससे लेटेस्ट भी कोई बैच है क्या? और सब इसमें? वेरी गुड, चलो बढ़िया बढ़िया। तो अपन पहली बार मिल रहे हैं शायद। चलो ठीक है, जो पुराने हैं तो आदि हो गए मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहली बार मिल रहे हैं इसलिए एक बार हाय हेलो कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, बाकी तो मैं ज्यादा बात नहीं। हाँ, नहीं करना? आपसे नहीं, केवल मेरा ही होगा, आपका नहीं होगा। आपसे तो बस मेरा चेहरा ही याद रखता हूं मैं। ठीक है, तो पहली बार मिल रहे हैं इसलिए एक बार बता दूं कि नाम मेरा हरीश कुमार टांक, डॉक्टर हरीश कुमार टांक। डबलयू हूँ फिलहाल, और बीएससी आईसीआर से अकोला महाराष्ट्र से, एमएससी पीएचडी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आरसी उदयपुर से ही है। और तो क्या, बस हो गया? एमएससी पीएचडी दोनों ही है ना? तो ये कुल स्थिति है। इसका मतलब आपको यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग तो मेरे से ही आपको पढ़ना है, बायोटेक भी मेरे से पढ़ना है, और साथ में जिन लोगों ने अभी पढ़ ली है पैथो, ये चीजें में आप लोग मेरे से ही पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अपन फिलहाल जो लेंगे एक बार अपन, ये इन लोगों का जो टेस्ट था, क्योंकि आप लोगों का तो अभी फिलहाल नहीं था, इन लोगों का जो टेस्ट था आप लोग भी देखोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल ही है क्वेश्चंस। और पेपर हो जाने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या चीज थी ये। तो एक बार तो अपन प्लांट पैथो के जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब तो आवाज आ रही है पीछे? हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था, ठीक है ना? तो नहीं, वो तो और वो आ जाती है, बट फिर वो गला खराब हो जाता है, बाकी दिक्कत नहीं। तो अपन बात करते हैं शुरू एक बार पेपर से, क्वेश्चन 61 से। पैथोलॉजी के क्वेश्चन है, तो जो अभी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए जस्ट यूं समझो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, कभी आपके काम आएंगे। फिलहाल जिनका पेपर हुआ था उनकी बात कर लेते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्शनेबल डिजीज इन पर्ल मिलेट सीड प्रोडक्शन? बहुत आसान सा क्वेश्चन बनाया, कोई मुश्किल क्वेश्चन में नहीं है, और ये वो पैटर्न है जो एग्जाम में फॉलो होता है। अच्छा, कितने लोगों को पता चल गया क्वेश्चन कहां से है? आपको नहीं पता चला? दोनों डबलयू के जो 18 और 2021, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं दो पेपर में जो प्लांट पैथो के आए वो सारे डाले मैंने। आपको एओ का पेपर तो सॉल्व करा गया था मैं, थोड़ा सा कुछ कुछ दिमाग में भी लगाता हूँ। एओ का सॉल्व करा है, डबलयू का थोड़ी करा है। 2018 और 2021 में जो डबल एम क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इस पेपर में इसलिए मैंने डाले। हर बार ऐसा मत सोचना सर वहीं से उठाएंगे, ये पूरी फर्स्ट टाइम उठाया मैंने। ठीक है, और वो बाकी आपके तरीके और क्लास में अपन कर लेते हैं। इस बार मैंने कहा इसलिए सिलेबस हो गया आपका पूरा, और मैंने कहा इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डबलयू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ ट्रिकी भी आते हैं। तो सबसे पहला पूछा है कि भाई कौन सी ऑब्जेक्शनेबल डिजीज है बाजरा के अंदर, पर्ल मिलेट के अंदर? तो आप जानते हो एरगट। विल्ट बाजरा में नहीं पड़ी, ब्लाइट हमने नहीं पढ़ी, खेरा नहीं पढ़ी। विल्ट हम पढ़ते हैं कॉटन, ओकरा, सॉरी कॉटन, ग्राम, ठीक है, क्यूमीन, कोरिएंडर, उनके अंदर गुआवा, उनमें आता है। ब्लाइट आपका कोई भी हमने इसके अंदर नहीं पढ़ा था, ठीक है। और खेरा जो है आपका राइस का है। इजी सा आंसर एरगट, ठीक है। शायद बाकी लोग भी कर सकते थे, जो नहीं पढ़े उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं था। लीफ कर्ल डिजीज इज कॉज्ड बाय, सारी लीफ कर्ल अपन ने कहा था, मोस्ट ऑफ द लीफ कर्ल है वो जेमिनी फैमिली के जेमिनी वायरस से। पीच लीफ कर्ल है उसका अपन ने एक फंजाई के लिए बताया था, ठीक है। और उसके अलावा तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, किससे होता है? वायरस से। जनरल केस में बोला गया, पर्टिकुलर पीच लीफ कर्ल नहीं बोला है, तो अपन आंसर वायरस देंगे। किससे होता है? फिलहाल वेक्टर वगैरह नहीं पूछा, केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे ट्रांसफर होता है? क्या नाम था स्पीसीज का? वेरी गुड, हिशीमोनास स्पाइसिटीज या एसिमोनास सिस्ट, ठीक है। सिस्टिस स्पाइसिटीज अब जो अपन उसके नाम बोलते हैं, तो वो अपने को नाम ध्यान रखना है यहाँ पर।
क्वेश्चंस में वो नाम भी पूछा गया है और ये आसान सा, तो ये तो क्वेश्चन मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सीधे AA के हैं, एज इट इज पेपर से मैंने डाले हैं, कहीं भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है। अगला उसके अलावा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रस्ट इज ऑटोशियस इन नेचर। हमने ऑटोशियस हेट्रोशियस दोनों ही पढ़ी है। ऐसी रस्ट जिसमें केवल और केवल एक मेन होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है पैथोजन को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसे ऑटोशियस कहते हैं। और ऐसी रस्ट जिसको अल्टरनेट होस्ट की रिक्वायर भी होती है अदर देन द मेन होस्ट, वो होती है हेट्रोशियस। ठीक है, तो ऑटोशियस हेट्रोशियस में हमने पक्सिनिया वाली यानी कि वीट रस्ट की बात करी है। मैक्सिमम रस्ट अपनी ऑटोशियस थी, जिनमें एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें यहां पर आंसर आपका तो है मेलोमास्पोरा लीनी वाला। जो मेलोमास्पोरा लीनी जो है लिंसिड रस्ट, ठीक है, लिंसिड के अंदर रस्ट होता है, अपन ने एग्जांपल लिख रखे हैं। पक्सिनिया की ग्रेमिनीज हो गया, पक्सिनिया कोरोनाटा हो गई, ये दोनों ही आपके बात करें तो वीट की है। कोरोनाटा अपना बहुत फेमस स्पीसीज नहीं है। फेकोस्पोरा हमने सोयाबीन के अंदर पढ़ा है, हमने पढ़ा है फेकोस्पोरा पेकाइरिजी, उसी की दूसरी स्पीसीज है, पर्टिकुलरली ये अपन ने कहीं पढ़ी नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है मेलोमास्पोरा लीनी, हमारे पढ़े हुए उसी में से ऑप्शन था, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। विच वन इज नॉट एन ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई। कौन सी ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई नहीं है, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया ऑब्लिगेट फंजाई नहीं है। वैसे कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको वहीं पे स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे। तो इसमें से एल्बुगो, इरिसिबी, पर्नोस्पोरा तीनों ही जो हैं आपके कैसे हैं, ऑब्लिगेट है, जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल लिविंग होस्ट चाहिए होता है। तो उसमें आपका एल्बुगो जो व्हाइट रस्ट करता है क्रूसीफर्स के अंदर, इरिसिबी पॉलीगोनी जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू अक्सर करता है, पर्नोस्पोरा जो डाउनी मिल्ड्यू का डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स करता है, पर्नोस्पोरा वेटिकोला आपने पढ़ा है। तो ये अपने को यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा अल्टरनेरिया। यानी कि इससे हमें ये भी पता चल गया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट के ये 3 एग्जांपल्स हैं। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको पेपर सोल्व करने बताया था पूरा, तो ये यहां से हमें भाई नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन में पूछ लेगा विच वन इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, तीनों में से ऑप्शन होगा, तो ये तीनों ही आपने क्लियर है बात। 3 तरीके के नए क्वेश्चन कभी भी यहां से बन सकते वापिस। 10 टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच फंजाई विच कॉजेज स्पोर्स एंड क्लोरोसिस इन प्लांट। ऐसा हमने कहीं लिखा नहीं है इस बारे में, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एज इट इज याद ही रखना है, ठीक है। टॉक्सिन्स अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टॉक्सिन्स करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, सारे टॉक्सिन्स हम याद नहीं कर सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो ध्यान रखेंगे। जैसे हमने पढ़ रखा है अफ्लाटोक्सिन, एस्परजिलस फ्लेवन, फ्लेवस जो कहते हैं, बिटरनेस ऑफ ग्राउंडनट कर्नेल्स, ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे हैं। तो ये अल्टरनेरिया अल्टरनेटा जो स्पीसीज है वो आपके 10 टॉक्सिन करके एक टॉक्सिन है जो प्रोड्यूस करता है, याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं। द शेप ऑफ कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, शेप पढ़े थे अपन ने, ठीक है, तो शेप ऑफ कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस इज स्पेरोइडल। हमने कहा था आइकोसाहेड्रल, पॉलीहेड्रल, 20 साइड्स जिसमें होती हैं, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्फीयर, इट लुक्स लाइक स्फीयर, सो स्पेरोइडल इसका आंसर जाएगा। जेमिनेट हमने जेमिनी वायरस में पढ़ा है, ठीक है, सारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, तो ये अपन ने बात कर रखी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, टोबैको मोजेक वायरस वाला क्वेश्चन भी, तो ये कभी अच्छा क्वेश्चन शेप से आ सकता है, हमने शेप सारे ही पढ़ लिए थे। डाउनी मिल्ड्यू बाजरा इज कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा, यही क्वेश्चन शायद उस एओ वाले पेपर में भी था, अपन ने सॉल्व किया, यानी कि ये एओ वाले में भी पूछा गया, डब्ल्यू में पूछा गया, सेम क्वेश्चन फेमस है। और यही क्वेश्चन देखो तो ऊपर के पूछ भी ली डिजीज कौन सी, मतलब सोचो कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा कितनी फेमस है। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि एक ही क्वेश्चन में ग्रीन ईयर और डाउनी मिल्ड्यू किससे होती है वो भी पूछा है, मतलब यहां से क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, अपन ने डिटेल में पूरी बात कर रखी है इसकी। इन ईच वायरस देयर इज ऑलवेज, हर एक वायरस के अंदर केवल क्या होता है, ओनली डीएनए, ओनली आरएनए, ओनली आरएनए और ओनली डीएनए, बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो आंसर बताओ क्या है भाई, सिंपल सी बात है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, नेवर बोथ, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे, ये अपने को ध्यान रखना। विच वन इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोपैरासिटिक फंजाई, विच वन इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोपैरासिटिक फंजाई, कौन सी है, ट्राइकोडर्मा। सबसे माइक्रोपैरासिटिक यानी कि आपके फंजाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सी फंजाई को सबसे ज्यादा बायो कंट्रोल में यूज कर रहे हैं, तो कौन सी यूज कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा की अलग अलग स्पीसीज है। यहां पर आंसर ट्राइकोडर्मा की जो स्पीसीज दे रखी थी, ट्राइकोडर्मा हार्जिनियनम नहीं, वैसे हेजारी उसका नाम थोड़ा सा स्पेलिंग अलग है इसमें शायद, ठीक है, हेजार ऐसा ही कुछ नाम है, तो ये यहाँ पर हार्जिनम लिखा है, तो ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज है, जैसा एग्जाम में था एज इट इज लिखा अपन ने, तो हम तो इतना जानते थे ट्राइकोडर्मा,
ठीक है। तो बाकी जो है वो कमर्शियली माइक्रोपैरासिटिक के फॉर्म में यूज नहीं होती है। इसको माइक्रोपैरासिटिक इसलिए बोला कि सारी ये खुद भंजाई है, इसे मित्र फफूंद कहते हैं। ठीक है, ये खुद भंजाई है और ये दूसरी सॉइल बोर्न फंजाई को कंट्रोल करने में यूज होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉइल बोर्न फंजाई। अब सॉइल बोर्न फंजाई सारी एक साथ, उसमें किसी में भी इसको यूज कर सकते हो, पिथियम में, फाइटोप्थोरा में, आप फ्यूजारियम में, सर्कोस्पोरा में, सब जगह यूज कर सकते हो जहां जहां भी सॉइल बोर्न की बात हो रही है। क्लियर है क्या बात? तो ये क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर और कोई ज्यादा नई चीजें नहीं आते हैं, इसलिए पेपर का जितना डिटेल एनालिसिस होगा उतना ज्यादा आपके लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको पता भी चलता जाएगा। पाउडर मिल्ड्यू ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय, इसका अपन ने कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा है। अब इतनी सारी क्रॉप्स, इतनी सारी डिजीजेस, क्या क्या याद रखें? ठीक है, तो हम इतना जानते थे कि इरिसिपी, अब यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर स्पीसीज है इरिसिपी ओरोंटी, क्या नाम है? बाकी इसमें लाइकोपर्सी वाली नाम से भी एक स्पीसीज आती है जिसमें नाम है लाइकोपर्सी आता है, वो भी होती है, लेकिन ये भी आपके करती हैं। ऑप्शन में यही थी तो हमें चूज इसी को करना था। ये बिल्कुल इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो इरिसिपी ओरोंटी जो है वो आपके टोमेटो के अंदर पाउडर मिल्ड्यू करेगा। तो कुछ कुछ जगह एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस है, फिर भी हम मोस्ट प्रोबेबली पहुंचते हैं। ये वाला बड़ा फेमस, मैं हर बार बताता हूं। ग्रेपवाइन फैन लीफ डिजीज कोज्ड बाय वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये डैगर निमेटोड से होती है, जिफिनेमा इंडेक्स, पढ़ा है अपन ने, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने कहा भी था इससे चांसेस ज्यादा रहते पूछने के। इन विच क्रॉप ए डिजीज पर्पल ब्लॉच इज फाउंड, मैंने पढ़ाते टाइम बताया भी था, डब्ल्यू में क्वेश्चन है। ठीक है, पर्पल ब्लॉच हमने देखा था, लीव्स पे पर्पल कलर का धब्बा क्लियर कट दिखता है तो वो पर्पल ब्लॉच है ऑनियन के अंदर। ठीक है, किससे होता है भाई? वेरी गुड, अल्टरनेरिया कॉरी। एक स्मज भी ध्यान रखना, स्मज भी और कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो वो स्मज तो आपका कोलेट्राइकम सिर्सिनेंस से, वो भी ओनियन में मैंने बोला था व्हाइट वाले प्याज छिलके में काला काला फंजाई दिखता है, तो वो आपका स्मज कहलाता है। तो स्मज का भी क्वेश्चन कभी आ सकता है। रेड ओनियन आर रेजिस्टेंस ड्यू टू फिनोलिक कंपाउंड्स, प्रोटोकेटेचिक एसिड एंड कैटेकॉल, पढ़ा अपन ने, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में उन्हीं में से निकलते सारे। फिर आपका डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज कॉमन इन विच फ्रूट क्रॉप, मैंने बात करी थी, सबसे ज्यादा फेमस है इसी में, पिथियम एफिनिडर्मिटम से होती है, पपाया में सिडलिंग ब्लाइट आपके कर देती है जिसको डैम्पिंग ऑफ अपन कहते हैं। ठीक है, तो लूज स्मट डिजीज ऑफ बीट स्प्रेड थ्रू, किससे होगी? सॉइल बोर्न, एयरबोर्न, इंटरनली, एक्सटर्नल, सीड बोर्न। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्मट डिजीजेस कैसी हैं? सीड बोर्न। और इंटरनली सीड बोर्न मैंने कहा था कि सारी लूज स्मट इंटरनली सबके नाम में नूडा आता ही आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सारी कवर्ड स्मट एक्सटर्नली सीड बोर्न। ठीक है ना, उनके नाम में नूडा, ये लॉजिक अपन ने पहला पूरा ही डिटेल में बात कर लिया था। कोलेट्राइकम स्पीसीज कॉजेज विच डिजीज इन फ्रूट प्लांट्स, बार बार आया, जब भी एंथ्रेक्नोज आता था कोलेट्राइकम आता ही था। ठीक है, फ्लाइट ऑफ क्यूमीन इज कॉज्ड बाय, क्यूमीन का ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जो यहां पर है अल्टरनेरिया बर्नसी, अल्टरनेरिया, जिससे आपका क्यूमीन का, जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट या अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट अपन कहेंगे, जो अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट आयरिश फेमाइन 1845, ठीक है, वॉज ड्यू टू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब जानते ही हैं, लेट ब्लाइट ऑफ। मेजर डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, तो कौन सी थी? टिक्का, टिक्का। अब टिक्का नहीं लिख के इसने क्या लिख दिया? अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट। तो हम जानते ही हैं कि दो तरीके के लीफ स्पॉट होते हैं ग्राउंडनट में, अर्ली और लेट, और वो अर्ली टिक्का और लेट टिक्का हम जानते ही हैं, तो उसने घुमाने के लिए कर दिया। तो आप देखोगे तो इसमें शायद एक, ये टोटल हो गए सारे, एक और होगा शायद है। क्लस्टरिंग डिजीज, ये फिजियोलॉजिकल है, मैंने डाल दी, ये डबल क्वेश्चन है, बाकी फिजियोलॉजिकल नॉर्मली मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वो आपको जहां भी पढ़ने में आती है, और ये फ्रूट से हॉर्टिकल्चर में पढ़ने में आ जाती है। क्लस्टरिंग डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो, गुच्छे से रिलेटेड है, गुच्छे बन जाते हैं उसके लिए, तो ये फिजियोलॉजिकल है, अपन नहीं पढ़ते हैं। तो ये शायद मैंने क्वेश्चन डाले हैं 20, दोनों डबल के एग्जाम में मिला के, एक में 11-12 कुछ थे, एक में 8-9 कुछ थे, ऐसे करके 20 क्वेश्चन है। शायद इनमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ो तो आप सारे ही कर सकते थे। ठीक है, एओ वाले में भी दो क्वेश्चन वो मैंने बताए थे आपको, शायद मैंने 12 क्वेश्चन बताए थे एओ 2020 में, उसमें से भी 2 क्वेश्चन को छोड़ो तो सारे आप कर सकते थे, और एक आध क्वेश्चन तो आपको हमेशा ही मिलेगा। ठीक है, आप अगर 80% लेवल तक भी जा रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हो। बाकी जो
पीजी में फिर भी आपके पैथो के क्वेश्चन 6 तक ही आते हैं, 6 के आसपास आते हैं, लेकिन डब्ल्यू में आपके 9, 10, 8 ऐसे क्वेश्चन आ रहे पैथो से, और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, याद करना पड़ता है, लेकिन बार बार पढ़े तो आप खुद भी अभी आंसर दे पा रहे हो। क्लियर है बात सबको? क्लियर है? कोई डाउट? चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन आज स्टार्ट करते हैं बायोटेक, ठीक है। तो जो नए साथी जुड़े हैं वो फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे। अब वैसे तो मैं बायोटेक पढ़ाता हूं जेनेटिक्स पढ़ाने के बाद, लेकिन ताकि क्या मेरे यहां से कुछ स्टार्टिंग बैचेस वाले जो फ्री हो जाएंगे, शायद बायोटेक ही बचाऊंगा, कुछ है लोग ऐसे, है ना कुणाल? ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में अपने थे जिनका केवल बायोटेक बचा है, तुमको फ्री कर देंगे, वो मेरी तरफ से फ्री, आराम से घूमो फिरो पढ़ो, ठीक है। तो आप लोगों का फिर मेरा अपना साथ चलता रहेगा, तो उसके लिए तो स्टार्टिंग बायोटेक से ही कर रहे हैं, जहां पर थोड़ा सा अपन एक डायग्राम से बात शुरू करते हैं। बाकी इसका मैं लिखाऊंगा, इसमें मैं पीपीटी कम ही यूज करूंगा। तो बायोटेक क्या है उसको समझना है, और बहुत बड़ा पोर्शन नहीं, बायोटेक आपका 10 to 12 क्लासेस में अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपना जेनेटिक्स पे जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि थोड़ी बहुत तो आपको छोटा मोटा डीएनए तो जानते हो, क्योंकि आज पहली बार नहीं पढ़ रहे अपन, बहुत स्कूल टाइम से पढ़ने लग जाते हैं। फिर भी अपन कहीं पे भी, मैं तो बेसिकली बताऊंगा ना, कोई चीज रहेगी तो आगे अपन जेनेटिक्स में पूरी बात करेंगे। तो फिलहाल अपन बायोटेक शुरू करते हैं। क्या होता है बायोटेक, उस पर बात करें। बायोटेक की बात करें तो इसमें 2 टर्म है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजिकल सेल्स को या किसी माइक्रोब्स को या उनके किसी कंपोनेंट को कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने में यूज करना। टेक्नोलॉजी बहुत सारा प्रोडक्शन बनाना है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के कंपोनेंट को यूज करना है, तो वो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी उसको अपन कहेंगे। डेफिनेशन पर अपन आएंगे, फिलहाल अपन थोड़ी सी बात समझते हैं, बेसिक से शुरू कर रहा हूं। इनसाइड द ह्यूमन सेल, यहां स्टार्टिंग ह्यूमन में लिखिए, क्योंकि बायोटेक में ह्यूमन की बात करूं, वैसे सेल में हमारे को फिलहाल यहाँ कोई चेंजेस मिल नहीं रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बायोटेक का क्वेश्चन हमारे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पे भी आता है। दूसरी बात, देखो एक जनरल बात बता दूं, बायोटेक डब्ल्यू के सिलेबस में, पीजी में तो क्लियरली कट है, एओ में क्लियर कट है, लेक्चरर में अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, डब्ल्यू में आपके सिलेबस में नैनोटेक पे ही लिखा है केवल, और नैनोटेक पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सारी अपन बात वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चंस पहले के एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं, और बायोटेक के इजी कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं भी आ सकते हैं, जो कई बार जेनेटिक्स से रिलेट होंगे, सेल बायो से रिलेट होंगे, तो इसलिए अपने को उसको पढ़ना जरूरी है। और मार्कर जो बहुत ज्यादा आपका फेमस टॉपिक है, जिससे हम क्वेश्चन जो अपन पढ़े, अगर बहुत सारे बच्चे क्या है कि सोच लेंगे यार सिलेबस में आता ही नहीं, मैं हमेशा बात बोलता हूं कि एक सिलेबस ये है जो इन्होंने दिया आरपीएससी में, एक सिलेबस अपन बना के चल रहे हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन चीजों को भी अपन कंसिडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी अपन ने नहीं पढ़ा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यार क्या कोई मतलब तो रहा ही नहीं, इससे बढ़िया तो फिर क्या अपने वो रहेगा, मार्कर क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम पब्लिक कर नहीं पाएगी, अपन करेंगे, तो वो चीज अपने को 2 कदम आगे निकलना उन लोगों से। तो सीधी सी बात है कि यहां पर कोई भी सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना होता है, और डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जो किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन देता है उसे कहते हैं जीन, ठीक है। क्योंकि सारा काम बायोटेक में जीन पे आने वाला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इतना सब जानते हैं कि सेल है, सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और फिर क्रोमोसोम का डीएनए से बना हुआ है, और डीएनए जो है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम कहते हैं जीन। सारी बातें अपन आगे लिखेंगे उसमें, फिलहाल ये इतना से ध्यान रहे। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स आर रिस्पांसिबल प्रोड्यूसिंग एवरी कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कोई दिक्कत नहीं, हम जानते ही हैं कि कोई भी, अभी मैंने बोला, कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो डीएनए का पार्ट तो रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन। आगे बात आती है कि
हाउ जीएमओ वर्क्स, कोई खास बात नहीं, ये केवल समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, फिर अपन लिखने पे सिस्टमेटिक आएंगे। तो जीएमओ डिपेंड्स ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द क्रिएशन एंड मॉडिफाइड इन एनी वे एज अ साइंटिफिक चूजेस, कोई खास बात नहीं। ये सारी चीज मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं रोक रहा हूं, आगे स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को। आगे बात आती है, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा तो उसको अपन भी नोट करेंगे, उससे पहले अपन आ जाते हैं थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की अपन बात करेंगे तो उसको सिंपल सी एक, चलो एक डेफिनेशन के बाद हिस्ट्री ले लेंगे। तो हिस्ट्री अपने पास है, इसमें अपन मैंने डाली थी क्योंकि उसमें साइंटिस्ट का थोड़ा। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल सा कि बायोटिक फैक्टर्स का यूज करते हुए, और बायोटिक फैक्टर्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द मैनकाइंड, यानी कि ह्यूमन के लिए कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रोड्यूस करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए, वो टर्म कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो अपन वहीं से शुरू करते हैं, और क्या है और आगे की बात तो आप मेरे साथ डेफिनेशन से लिखना शुरू करेंगे अपन। सबसे पहले डेफिनेशन नोट करें, इसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इतना नोट करें, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप चिंता नहीं करें, बस आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आज क्लास ली कल नहीं लिए तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, कंटिन्यूटी आपकी रहेगी, और पूछना कहीं डाउट्स होगा आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी हर चीज आपके क्लियर करेंगे। हो गया नोट सबका? चलो आसान सी बात है, डेफिनेशन ये थोड़ी सी याद करने जैसी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसा कोई नहीं है कि अपने डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, बट एक बार अपन स्टार्टिंग वहीं से करी तो क्या बात है उस पर एक बार इस चीज को और समझ लेते हैं। साइंस है, क्योंकि बायोलॉजी की बात हो रही, टेक्नोलॉजी की बात हो रही, फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी आप जैसे कि बीटी कॉटन डेवलप किया तो वो एक तरीके से प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, कोई एंजाइम प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो वो सारा, तो ये सारी चीजें आप डेवलप कर रहे हो फॉर मैनकाइंड, किसके लिए? हमारे लिए। हम उस माइक्रोब का फायदा नहीं ढूंढ रहे, ठीक है, हम बीटी कॉटन बनाए तो हमारे बेनिफिट के लिए, उस कॉटन का बेनिफिट नहीं सोचा हमने, तो हमारे को इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कम करना पड़ेगा, तो बेनिफिट फार्मर का होगा, फार्मर के कॉस्ट कटिंग कम होगी, तो इनपुट में खर्चा कम होगा, तो कुल मिला के इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। तो सारा मकसद, हमारी पूरी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं या प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं कुछ भी, तो हमारा मेन मोटो है फार्मर्स, या सीधा कहे तो मैनकाइंड या ह्यूमन वेलफेयर, इसका दूसरा अर्थ कुल मिला के मानव हित, ठीक है। यूजिंग बायोटेक फैक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक फैक्टर्स का यूज हम करेंगे,
और स्पेशली हम यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह का, ठीक है, उनकी सेल्स का या उनके कंपोनेंट्स यानी कि एंजाइम्स वगैरह का हम यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से उसका प्लाज्मिड यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड, तो वो हमारा एक तरीके से माइक्रोब का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का यूज करते हुए, बायोटिक फैक्टर्स का यूज करते हुए कोई प्रोडक्ट का बनाना, उसकी साइंस को ही बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। आसान सी बात, क्लियर है बात, कोई डाउट? बढ़े आगे, इनके फादर वगैरह क्या है वो आगे बात आ रही है। चलो दूसरी बात आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को दो तरीके से बात करते हैं, एंशिएंट और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी वो है कि भाई जो हम साइंटिस्ट के बिना भी सालों से चली आ रही है, स्पेशली फर्मेंटेशन वाली जो बात आती है, आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन, ठीक है। भाई सिंपल से कुछ एग्जांपल भी याद दिलाऊं जैसे आपको कि भाई सीधी सी बात है कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, तो वो दही बना ही रहा है, बिना साइंस के भी सालों से, हजारों सालों से बन रहा है। वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस से, ठीक है, बेकरी में यूज हो ही रहा है। तो इस तरीके से कुछ 4-5 माइक्रोब्स जहां पर हम उनके एग्जांपल्स लिखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन में भी आते हैं। तो कुल मिला के वो माइक्रोब्स जो हैं उनकी नेचुरल एबिलिटी है उसका यूज करते हुए कोई प्रोडक्ट बनाना, वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, पुराने टाइम की बायोटेक्नोलॉजी, उसमें उसके नेचुरल एबिलिटी को यूज किया। जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आरडीटी जो हम पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका दूसरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको एक बात बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी दो पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, पहला टिश्यू कल्चर और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दो पार्ट हो गए, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दोनों को हम पढ़ेंगे। और बहुत टिश्यू कल्चर तो एक क्लास में अपन खत्म कर देंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो एंशिएंट और मॉडर्न दोनों के अंदर कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। मॉडर्न में फेमस एग्जांपल आपको एक बता दूं कि कई सारे हैं, लेकिन एक जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करते हुए ह्यूमन इंसुलिन को डेवलप किया, ह्यूमन इंसुलिन का जीन इंसर्ट किया ई कोलाई में, और वहां से आज आप जानते हो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, तो वो इंसुलिन कहां, हमारी बॉडी में तो बन नहीं रहा है, तो उस बैक्टीरिया में बना के उसको यूज किया जा रहा है वो इंजेक्शन के थ्रू, ताकि उनका डायबिटिक जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। तो आप मेरे साथ नोट करेंगे टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या हुआ देवकी नंदन? हाँ वो पता है मेरे को, ये जब भी आता है मेरे को पता चल ही जाता है इसका, ठीक है। एक बार नोट करें इसको, कुछ एग्जांपल्स जो अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम पैथो में डिस्कस किया एओ का पेपर, तो यीस्ट वाला क्वेश्चन था ना, यीस्ट वाला, तो वो यहाँ पे आते ही है। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। साथ में नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, जाने पहचाने हैं आपके सारे एग्जांपल। यीस्ट, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रेवर्स या बेकर्स यीस्ट, नाम में बैक्टर है तो ये क्या है, बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर एसिडी।
एक बार इतना नोट करें, ये भी बैक्टीरिया है ना, जानते ही हो आप इतना, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, कई बार कंफ्यूजन रहे, बैक्टीरिया है फंजाई है। वैसे बायोटिक में फंजाई का यूज कम करते हैं, कहीं यूज बहुत रेयरली होगा, भाई बैक्टीरिया ज्यादा यूज होते हैं। उस डेफिनेशन में 4 के बाद मैन काइंड था, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। हो गया नोट। पढ़ने में आ जाती है स्पेलिंग, नहीं आए तो भी काम चला लोगे। नहीं नहीं, कहीं भी डाउट रहे पूछ लेना, कुछ लेटर्स धीरे धीरे आदत पड़ जाएंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ, एक तो जेड में मेरी मिस्टेक है, वो 3 जैसा लिख देता हूँ मैं। दूसरा एस और आर लगभग मिल जाते हैं कई बार, ठीक है, तो आदत पड़ जाएगी। बट वो कई बार बच्चों के नोट्स देखने में आते हैं बाद में, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि वो आर की जगह एस लिख दी, एस की जगह आर लिख दी। तो मेरे को भी कहां से पता चला, आपके नोट्स कभी देखता हूँ तो पता चलता है। हो गया नोट सबका। तो ये जाने पहचाने एग्जाम्पल से, हो सकता है किसी को एसिटिक एसिड वाला याद नहीं होगा, तो एसिडोबैक्टर एसिडी नाम में एसिडी, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है जिससे हम कमर्शियल प्रोड्यूस कर सकते हैं एसिटिक एसिड को, ठीक है, शायद जिसको सिरका वगैरह कुछ बोलते हैं, आई थिंक वही है, ठीक है। कर्ड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, और भी ढेर सारी स्पीसीज हो सकती है, कर्ड के लिए मैंने एक लिख दी। वाइन और दूसरा बेकरी, नाम वहां पे मैंने लिख दिया, ब्रेवर्स और बेकर्स यीस्ट, ठीक है। तो ब्रेवर्स इसलिए ब्रेवरी इंडस्ट्री यानी कि वाइन इंडस्ट्री को बोलते हैं, ठीक है, और बेकर्स यानी कि बेकरी में, यही यीस्ट दोनों जगह। अच्छा, आपने एओ वाले क्वेश्चन में क्या था कि भाई ये, नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा था आपने, CO2, ठीक है, तो वो कौन से में, CO2 वाइन इंडस्ट्री में, अल्कोहल के लिए, तो ये नहीं उसमें बेकरी इंडस्ट्री में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज करती है, CO2 के लिए, और वाइन इंडस्ट्री में अल्कोहल के लिए, जानते ही हो सारा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल्स, ये नोट हो गया सबका। चलो कुछ एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। डी, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, हाँ अपन ने वैसे पैथो वालों ने तो सब पढ़ ही रखा है, पढ़ रखा है, याद है, नहीं जिसको पूछ रहा हूं वो देवकीनंदन बोला ना कुछ, बोला क्या कुछ, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम, बहुत सारे स्पीसीज हैं, ये फंजाई से हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, बहुत सारी है, अपन एक आधी लिख देते हैं। कुल मिला के जब भी पेनिसिलिन प्रोड्यूस होगी, पेनिसिलियम की ही स्पीसीज होगी, फंजाई है ये। एक आपका सिट्रिक एसिड, ये होता है एस्परजिलस नाइगर से, एस्परजिलस क्या है बताओ, फंजाई है बैक्टीरिया, फंजाई है ना, नोट कर लो ये कुछ।
नीचे की लाइन में क्या था, लैक्टोबैसिलस वाला था शायद, नहीं कर्ड का, हाँ बिल्कुल। प्रोडक्शन, अब ये अपन कभी लाइन खींचते समझ जाते हो ना, बस ये एसिटिक एसिड की जगह कर्ड हो गया। तो कर्ड का प्रोडक्शन किससे होता है, बैक्टीरिया से, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो वो सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में पढ़े जिसमें कोई भी साइंटिस्ट का रोल नहीं था, वो सालों से प्रोड्यूस किया जा रहा था, वो उनकी नेचुरल एबिलिटी थी माइक्रोब्स का, वहां पर कोई टेक्नोलॉजी अलग से हम लेके नहीं आए थे। इसमें कुछ टर्म आ रहे हैं नया, जैसे आरडीटी, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल अपन ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बता देता हूं। सबने कर लिया नोट? तो एंशिएंट में दो और बता दिए, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, उन्होंने 1928 में इससे ऑब्टेन किया था, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक। पैथो में सारी बात पढ़ ली, जिन्होंने पैथो पढ़ लिया था सारी बात। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, जो हमें याद रखना पड़ेगा, एस्परजिलस नाइगर, ये वो फंजाई है जो ग्राउंडनट में डिजीज में भी रिस्पॉन्सिबल। कौन सी? कॉलरोट। और एस्परजिलस फ्लेवस है वो आपके एफ्लाटॉक्सिन वाली। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि डिजीज में भी है ग्राउंडनट में, और ये हमारे बायोटेक में भी है। ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैंने पांच एग्जांपल लिखा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए, जिसमें सबसे फेमस सैकरोमाइसिस सबसे ऊपर लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार ये अभी एओ 2020 में भी क्वेश्चन था उससे, तो बाकी जगह भी कहीं ना कहीं आते रहते हैं, पीजी वालों के लिए भी क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है इनसे। जो आप भली माइक्रोब्स, इसको भली पैथो का क्वेश्चन मानो, भली बायोटेक का मानो, कहीं का मानो। बढ़े आगे, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ऑलमोस्ट मेनली स्टार्ट हुई 1980 के बाद। ठीक है, जब से आपके कॉन्सेप्ट आने लगे, डीएनए की जो डिस्कवरी 1953 की कहते हैं अपन, तो उससे पहले का तो होने का संभव ही नहीं। ठीक है, तो मोस्टली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई बाद में, जब डीएनए की डिस्कवरी हुई, जीन का पता चला, और जीन लेवल पे हम यहां पर एक टर्म यूज हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बड़ा आसान सा है, क्या है आपको थोड़ी सी बात याद दिलाता हूं। जैसे बीटी कॉटन बनाया गया, तो कॉटन के सेल के अंदर जो डीएनए जोड़ा गया, वो आपके बैसिलस थुरिंजिसिस बैक्टीरिया से लाया हुआ डीएनए, जो हमारा जीन क्राई1AC, क्राई2AB, क्राई3AB, VIP3A जैसे जीन, जो कि सारे ही बॉल्वम रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं कॉटन को। तो अक्सर हम इनको ट्रांसफर करने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की प्लाज्मिड का यूज करते हैं, जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड के साथ डिजायर डीएनए को जोड़ देना, और जो बनता है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करते हुए जो टेक्निक है, वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। पढ़ेंगे आगे, फिलहाल जस्ट हिंट दिया है। तो यहां पर कई सारे एग्जाम्पल है, बट एक अपन ये ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन इकोलाई का यूज करके किया गया, तो वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया था। तो हमारे को आगे पढ़ने भी नहीं आएगा कहीं ह्यूमन इंसुलिन की कभी बात आ जाए, जिसे शायद ह्यूमुलिन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन किस बैक्टीरिया का यूज करते हुए बनाएंगे, तो इकोलाई, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल ये तो आसान सा ही है, बाकी इनके एग्जाम्पल सीधे याद ही रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बात लेते हैं अपन। यहां पे एक हिस्ट्री से पहले एक और चीज मैं बताना चाह रहा था। टाइप्स की बात चली रही है, तो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम रिलेट कर लेते हैं कई बार एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के साथ। हमें रेड रिवॉल्यूशन कौन सा है, व्हाइट कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, गोल्ड कौन सा, वो नहीं, वो रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के। हम बात करें टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये कहीं अच्छा क्वेश्चन आपके मेज द पेयर में हो सकता है, उसके लिए अपन, मैंने ये स्लाइड केवल उसी के लिए डाली है, तो ध्यान रहे, जिसमें से आपको डायरेक्टली याद ही करना होगा। रेड बायोटेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? मेडिकल साइंस से, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयां बन रही है सारी, मेडिसिन बन रही है, उससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना, रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अपन लिखेंगे इसको। व्हाइट और ग्रे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसे कहेंगे व्हाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। नहीं तो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, उधर आप मिल्क का लिख रहे हो तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो हमारे को हो सकती है, क्योंकि आदत हमें उसकी है। ठीक है, ग्रीन, ग्रीन तो हम पहचान लेंगे एग्रीकल्चर से,
ट्रांसजेनिक वाली बात, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं हम, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा, कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होती है कि भाई कोई भी बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में रखना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। स्पेशली ये यूज हमारी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में भी आता है। कुल मिला के डेटा का तो ये बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पर रिलेट नहीं हो रहा है, बट हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, गोल्ड तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। ब्लू, मराइन एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट्स, ठीक है, जितने भी फिश वगैरह, प्रॉन्स वगैरह, क्रैब वगैरह, उनकी से रिलेटेड बायोटेक का यूज करना आपके ब्लू, ब्लू मतलब हमारा वैसे भी फिशेज से रिलेटेड है, तो यहां पर कोई नया हमें याद नहीं रखना। येलो, फूड प्रोडक्शन, जो हमारा ट्रांसजेनिक फूड प्रोडक्शन, गोल्डन राइस बना रहे हैं या फिर हम और कुछ बना रहे हैं, जैसे फ्लावर्स और टोमेटो की बात कर रहे हैं, वो सारा फूड प्रोडक्शन रिलेटेड बात हो गई, तो येलो ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे येलो हमारा ऑयल सीड में होता है, ठीक है ना, उसको उससे रिलेट नहीं करना। वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, होता क्या है कि आपने ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, बट हमें ध्यान होना चाहिए कि बीटी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिलस थुरिंजियसिस, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे गवर्नमेंट और कोर्ट और लोगों के एथिक्स के साथ जोड़ा जाता है। तो आपको पता होगा कि फिलहाल इंडिया में खाने के पर्पज में, अब शायद DMH11 जो है वो थोड़ी सी हो गई है, उसके अलावा कोई भी बायोडीएम क्रॉप जो है वो खाने में यूज नहीं करते हैं, इसका एथिकल कंसिडरेशन माना गया है, इसको लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ा गया है। तो आपने सुना होगा कि बीटी कॉटन तो हमने खूब कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि बीटी कॉटन को हम डायरेक्टली खाने में यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीटी ब्रिंजल जो था उसका बड़ा चला और वो परमिटेड नहीं हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो है, तो एथिकल कंसिडरेशन बायोटेक से रिलेटेड देखने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों की धारणा है कि कहीं वेज, नॉन वेज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपोनेंट यूज हो रहा है, तो वो सारे डिस्प्यूट चलता है। इवन आज भी हम फूड कोई भी ऐसी जिसमें GM बेस्ड कोई भी प्रीफर नहीं करता, ऐसा है भी नहीं। मैंने एग्जांपल शायद आपके क्लास में नहीं दिया कि जैसे रिसेंटली मैंने कोई मेडिसिन मंगाई थी आयुर्वेदिक, ठीक है, तब उसके बॉक्स पे डिब्बे पे क्लियर कर लिखा हुआ है नॉन GM। GM लोग लेके यूज ही नहीं करते, तो उसको मेंशन करना पड़ता है कि इसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज नहीं हुआ है। तो ये इतना ना, अब यानी कि इथिकल कंसिडरेशन इसके लिए बहुत ज्यादा रहा है, कोर्ट के, गवर्नमेंट के खूब उलझने चली है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट से रिलेटेड बायोटेक के तो उसे वायलेट के लिए, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है। डार्क, डार्क मतलब खतरा, कुल मिला के वारफेयर, कई बार जैविक हथियार जिसे हम कहते हैं बायो वेपन्स, ठीक है, कोई एंथ्रेक्स डिजीज है जिसको एज ए बायो वेपन यूज कर लिया गया, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजीज है जो प्लांट्स में हो रही है, कोई दुश्मन देश है उनके वहां पैथोजन छोड़ के जाओ खेतों में, वो निपटते रहेंगे, तो ये क्या हुआ, बायो वेपन ही हुआ, वारफेयर। तो बायोटेक का यूज करते हुए अब आप कोई पर्टिकुलर पंजाई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाओगे कैसे, बायोटेक का यूज करते हो, टिश्यू कल्चर का यूज करते हुए। तो इसलिए डार्क तो आप इजीली पहचान जाओगे कि डार्क बायोटेक्नोलॉजी वार या बायो वेपन से रिलेटेड। तो आप यहां पे करेंगे टाइप्स ऑफ बायोटेक, और ये वाले भी बोल्ड नाम के साथ इनका क्या है, तो आप चाहो तो लाइन से लिख देना, ये तो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इन सबको नोट कर लो। पढ़ने में आ रहा है, थोड़ा सा जूम करूं, हल्का सा कर देता हूं जितना हो सकता है। याद करने वाली चीजें हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन कभी आपके मेज द पेयर में किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता है। ग्रीन और येलो, यानी कि येलो फूड, बीटी कॉटन फूड नहीं है, तो ग्रीन बीटी कॉटन हम बनाए लेकिन वो खाने में यूज, तो इसमें खाने वाली जैसे गोल्डन राइस, फ्लावर्स और, ठीक है, वो चीजें इसमें आ गई। आप डायरेक्टली टाइप्स ऑफ बायोटेक करके रेड, रेड के आगे मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिख दो, फिर सेकंड नंबर व्हाइट और ग्रे, ऐसे करके डायरेक्टली नोट कर ले। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका टारगेट प्री PG है ऑलमोस्ट, ठीक है, काफी। सेम प्रिपरेशन, डबल बन गए तो डबल के रास्ते, नहीं तो MSc में एडमिशन ले लेंगे, क्या बुरा है, सेम प्रिपरेशन से काम चल रहा है, एक्स्ट्रा जीके ही तो पढ़ना है। नहीं, ऐसा होगा तो ही, जैसे क्या होता है आपको बता देता हूं, अब वो जो डबल भी बन गया वो तो डबल तक रुक जाएगा, जो MSc कर रहा हो फिर वो AO बन के आ जाता है, थोड़े दिन बाद उन्हीं का बॉस बन के,
तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी हार नहीं माननी है, तो कुछ भी संभव है। तो यूं मत सोच लेना नहीं सर डब्ल्यू पढ़ना ही नहीं मेरे को, मैं तो वही पढ़ूंगा अब, ऐसा वो इसीलिए आपकी प्रायोरिटी आपके पास है, आप जिस टारगेट से आए हो वो आपको सोचना है, बाकी तो जितना जल्दी जो पकड़ लो उसे के भरोसे, ये डब्ल्यू मत छोड़ देना, सब साथ में है, ठीक है ना। जिसका जो टारगेट है, कोई ऐसा नहीं मैंने एमएससी करी पीएचडी करी ऐसा नहीं है, बट तब तक डब्ल्यू की एग्जाम ही नहीं आ रही थी, मैं ही करे जा रहा था डिग्रियां। चमत्कार नहीं होता है जीवन में। मेरे को किसी ने एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट जॉब आदमी नसीब में लिख के आता है। अरे नसीब से नसीब तो है, वो नसीब वाला कभी बुक को हाथ में ही नहीं लेगा तो कौन बना देगा उसको डब्ल्यू नहीं हो। नसीब के भरोसे सब कुछ नहीं चलता है। मेरे को ही किसी ने ये लाइन बोल दी थी, मैंने कहा ठीक है भाई आप मान लो, मेरा नसीब ही था। तो इसलिए नसीब के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है कई सारे होते हैं जिनको इजीली नहीं मिल पाती है जॉब, ऐसा जरूरी नहीं, बहुत अच्छे ब्रिलियंट होते हैं, वो थोड़ा सा कहीं मान सकते हैं वो फैक्टर, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है हार्डवर्क। और आप लोग उस टाइम पे आ गए हो जब इंटरव्यू बंद हो चुके हैं आपके, तो आप प्योरली आपकी मेहनत से निकल सकते हो। जो इंटरव्यू में जो हमें डर लगता था कि यार इंटरव्यू में कहीं पार्शियलिटी ना हो जाए, जो कि वो तो क्या है वो भी बताएंगे कभी आपको, ठीक है। कुल मिला डार्क में है वारफेयर, वारफेयर यानी कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से होते हैं ना, हाँ वही युद्ध कुल मिला के। हाँ कर लिया नोट सबने? अभी मेरे साथ टाइम मिलेगा तुमको, ठीक है, कई सारी बातें करने का। बढ़े आगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे जो नए जुड़ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस में बने रहे। मैं तो पहले दिन से आखिरी दिन तक यही बोलता रहूंगा। अब कितनों को असर पड़ता है, और इस बात को पकड़ लेना कि डिसिप्लिन जो है आपका, आवाज नहीं, आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का ये नहीं है सावधान में खड़े रहना। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप आपके सिलेक्शन के लिए, आप आपके रिजल्ट्स के लिए कितने वफादार हैं। वो आपके रिजल्ट्स को छलकाएगा। आप श्योरली आपका जब कभी रिजल्ट्स आएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा नाम है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो महसूस कर लोगे। बाकी तो भली दुनिया को कोसते रहो, उसको कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन आप अगर डिजर्व करते हो तो आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन आपने कितनी मेहनत करी, मैं हमेशा बोलता हूं, आपका रूम बंद है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, घर वालों को फोन बोला कैसी पढ़ाई चल रही है, बढ़िया चल रही है, दोस्तों ने पूछा कैसी चल रही है, बढ़िया, बाहर जीएल सर मिल गए कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, रिजल्ट्स में क्या आ रहा है वो आप जान रहे हो, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी ने नहीं देखा, छत पार ऊपर वाले ने देखा। वो लाइव सीसीटीवी जो 24/7 हमें देख रहा है, वो रिजल्ट्स वही बनाएगा, वो पीडीएफ में नाम वही डालेगा आपका, ठीक है। तो उससे आप नहीं बच पाओगे। तो वो आपका देख रहा है कि इसने मेहनत करी कि नहीं करी, वास्तव में वो जान रहा है, ठीक है। तो सबसे बच जाओगे, घर वालों को भी बेवकूफ बनाने के प्रयास कर लोगे, लेकिन वास्तव में उनको कभी नहीं बना पाओगे। लेकिन आपका रिजल्ट वो तय कर देगा अगर आप डिजर्व करते हो। ओके, आज अपन थोड़ा सा आज इतना ही ले रहे हैं, अगली क्लास से अपन सिस्टमेटिकली टिश्यू कल्चर से और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री से बात लेंगे। ओके, थैंक यू।